बहुत ज्यादा जरूरी है यू नो कि हम वेक्टर्स के पार्ट 2 में अभी हैं गाइस। वेलकम अगेन टू दिस सेशन। हमने वेक्टर का पार्ट 1 का जो भी किया हुआ है वो आपके नोट्स में होना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट। अभी ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आपके नोट्स चेक करूं, बट जो भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं एकदम सिस्टमेटिक तरीके से इनका आप प्रॉपर अपने कॉपी में एक नोट्स बनाएं, बहुत जरूरी है। देन ओनली यू विल बी एबल टू रिटेन व्हाट इज बीइंग टॉट इन द क्लास। अदरवाइज ये सब हर दिन आप पढ़ते रहोगे बट आपको प्रॉपर रिकलेक्शन या मेथड आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरीके से आगे पढ़ाई करनी है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड लेक्चर ऑफ वेक्टर्स टुडे, ठीक है। And so let me name it as vector 2. Okay, fine, we know it, right? I'm not naming it. तो कल बेसिकली हम लोगों ने कुछ स्पेशल वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। कल हम लोगों ने वी टॉक्ड अबाउट यूनिट वेक्टर। तो कल हमने यूनिट वेक्टर के, अगर मैं क्विक रिकैप करूं, आपके नोट्स में भी होना चाहिए। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन शो करता है, वो यूनिटलेस, उसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो यूनिटलेस होती है, उसकी कोई यूनिट होनी नहीं चाहिए। तो कल जो बेसिकली मैं, फॉर एग्जांपल, सपोज इफ आई एम टेलिंग यू दैट आई एम हैविंग अ वेक्टर, सपोज ए वेक्टर, and that is suppose 5 meter per second, 45 degree east of north. Suppose I am giving you this vector east of north. इसका मतलब आप क्या समझे कि एक वेक्टर है, ये वेक्टर, इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, ध्यान से देखिएगा, इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं इस तरीके से, ये मान लो मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, तो मेरी जो वेक्टर है वो वेक्टर कुछ इस टाइप से है, देखिएगा ध्यान से, विच इज, यहाँ पे मेरा टेल है एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री। क्या बोला गया देखिए, 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 45 डिग्री पे ये वेक्टर है। सपोज दिस इज द वेक्टर। तो अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालनी है, कल याद करो डेफिनेशन, व्हाट वी सेड कि कोई भी वेक्टर है ए, इसके दो कंपोनेंट्स होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन को ए कैप बोलते हैं और मैग्नीट्यूड इज जस्ट रिटर्न बाय ए। उसके आगे से, ऊपर से सॉरी, एरो हटा दो या फिर एरो के साथ दो डंडों के बीच में रख दो, राइट। सो दिस आई फाइंड ए सुटेबल वे आल्सो। तो आप इसे भी लिख सकते हो या दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, राइट। आपको याद आ रहा है मैंने क्या बोला था? जैसे ए वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है, इसको लिखने का दो तरीका, इसको दो डंडों के बीच में रखो या फिर सिंपली ए लिखो। इज दिस द वे ऑफ राइटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इट? और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बीच का जो साइन है वो कौन सा साइन है? डॉट। डॉट मींस इट्स मल्टीप्लिकेशन। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू ए कैप, राइट। दैट इज व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग। तो जो ए कैप होगा, इससे अपने को जो समझ में आया, ए कैप बी इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए। I hope you are understanding this. I hope you are understanding this. तो a cap is equal to a vector upon a. A vector क्या है? A vector is 5 meter per second 45 degree east of north. तो a जो है, कल मैंने आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताई थी, क्विक रिकैप सेक्शन चल रहा है कल के क्लास का। ये जो a है, a is magnitude of a vector, और जो मैग्नीट्यूड होती है, मैंने कल आपको समझाया था, याद कीजिए कि जब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की बात करेंगे तो इस मैग्नीट्यूड हमेशा दो चीजों से बनी हुई होती है। एक होती है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है एनवी, और दूसरा होता है उसका यूनिट। तो हमेशा याद रखिए, मैग्नीट्यूड, सिर्फ आप मैग्नीट्यूड बोले, सपोज इफ आई गिव यू अ वेक्टर, and I ask you the magnitude of it. Suppose the vector is equal to 5, a vector is 5 meter per second 45 degree east of north. This is the vector that I've given you. And if I'm asking you what is the magnitude of this vector, what would you say? It should be 5 or 5 meter per second. 5 meter per second. That is what is the understanding. ठीक है? तो a vector divided by a जब मैं करूंगा तो a में आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो जब आप a वेक्टर को a से डिवाइड करोगे तो आप देखोगे कि ये वाला जो पोर्शन है 5 मीटर पर सेकेंड वाला, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से कैंसिल हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। और जो आपका आंसर बचेगा दैट विल बी प्योरली 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड दैट शोज ओनली डायरेक्शन। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, कल का रिकैप है ये, और आगे बढ़ेंगे हम लोग। जब भी हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड में एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और एक यूनिट होगा, और जब भी हम डायरेक्शन की बात करें इट विल बी प्योरली indicating what? It will be purely indicating the direction, right? It will be purely indicating the direction and it should not have any unit.
तो कल की बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपके नोट्स में होना चाहिए, आप मेरे साथ इसे अपने घर पे जो बैठे हुए हैं दोहराएं कि जब मैं यूनिट वेक्टर की बात कर रहा हूँ, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होती है? 1। यूनिट वेक्टर की कोई यूनिट होती है क्या? नहीं। और यूनिट वेक्टर प्योरली क्या शो करता है? डायरेक्शन। जब मैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर की बात करूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, वन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड द अदर इज द यूनिट। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मैग्नीट्यूड बनता है। कभी भी आप नहीं बोल सकते, फॉर एग्जांपल ए वेक्टर को जब आपने डिफाइन किया, you cannot say that the magnitude of a vector is 5. It will be wrong. The magnitude of a vector will always have a unit associated with a numerical value. So magnitude of the a vector will be 5 meter per second. I hope you got this, right? चलिए, अब हम कुछ बेसिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की बात करते हैं। तो हमने ऑलरेडी कल पढ़ा हुआ था यूनिट वेक्टर। अब हम एक और वेक्टर की बात करते हैं जिसका नाम है जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, जीरो वेक्टर, इसे हम लोग नल वेक्टर भी बोलते हैं। नल, NULL। आप लोगों ने सेट चैप्टर पढ़ा होगा, नल सेट याद है? नल सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होती। यस, यू अंडरस्टैंड दैट? तो वो नल, राइट? योर वॉइस इज फ्लक्चुएटिंग। ओके फाइन, नाउ यू कैन हियर मी properly. Okay, now you can hear me, Ishita. Little, I don't know why this is happening. Rest all of you, are you facing the same challenge which Ishita is facing? All of you, rest all of you are able to hear me? Aryaman, you are not able to hear me. Guys, please check your network, guys. Means I don't know means why this is happening, because I'm so मेरे phone पे पूरा network दिखा रहा है, and I am able to I am able to see that it is showing network. तो आप please कुछ ऐसे रूम में जाके बैठने की कोशिश करो जहाँ पे आपका नेटवर्क सही हो, बिकॉज आपका नेटवर्क अगर सही नहीं होगा तो आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है? सिंपली फोन का नेटवर्क, ठीक है? आइए, नो, ओके फाइन फाइन फाइन। Ishita, now you are able to hear me? Ishita, now you are able to hear me? Okay. Okay, fine, fine. Now listen to me. Zero vector, ठीक है? Let's talk about zero vector. Zero vector, सबसे पहले zero vector मतलब क्या? Zero vector की सबसे पहले हम एक बात बता दें, zero vector does not have any specific direction. It does not have specific direction. Does not have, right? It does not have any specific direction. कुछ zero vector की property पढ़ेंगे हम लोग. Does not have direction. एक specific direction इसका नहीं होता है, ठीक है? It has unit. It has, or it may be unit. It may have unit. Sorry, I want to change it. It may have unit. ठीक है, अपना नोट्स लेते चलें। It may have unit। और तीसरा, इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है, इसकी मैग्नीट्यूड हमेशा 0 होती है। थोड़ी सी इसकी बात समझेंगे। इसकी मैग्नीट्यूड जो होती है, ये मैग्नीट्यूड होती है 0, ठीक है? इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो होती है 0। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, सपोज, ध्यान सुनिएगा, सपोज इफ आई सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2, I subtract 2, I will get what? 0। इफ आई सब्ट्रैक्ट, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 0। 2 यहाँ पे प्लेन क्या है? व्हाट इज 2 हियर? 2 इज अ प्लेन मियर नंबर। सिंपल, ये एक नंबर है, 2 इज अ नंबर। तो अगर मैंने 2 से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे को रिजल्ट क्या मिला? अगर मैंने 2 से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, मेरे को रिजल्ट क्या मिला? 0, राइट? अगर मैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं 4 kg में से 4 kg सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे क्या मिलेगा? कॉन्सेप्चुअल, तो मुझे 0 kg मिलेगा। ये आप समझ रहे हो यहाँ पे? तो यहाँ पे 0 के साथ एक यूनिट एसोसिएट हुआ। सिमिलरली, अगर मैं कोई वेक्टर, सपोज ए वेक्टर इज ए वेक्टर, ए वेक्टर में से अगर मैं ए वेक्टर सब्ट्रैक्ट करूं, आई विल गेट 0 वेक्टर, एंड दिस 0 वेक्टर, दिस इज नोन एज नल वेक्टर और 0 वेक्टर। ये जो 0 के ऊपर आपने एरो लगा दिया है, दिस इज नोन एज नल वेक्टर और 0 वेक्टर। मतलब कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है? देखिए, अगर आप दो नंबर, अगर आप सिंपली दो नंबर का सब्ट्रैक्शन करोगे, 2 इज अ सिंपल प्लेन नंबर, सो 2 - 2 0 देगा आपको, दैट इज 0 इज करेक्ट।
लेकिन अगर आप 4 kg से 4 kg सब्ट्रैक्ट करोगे, you will not get 0, you will get 0 kg. So you are seeing that inherently there is a unit associated to it. कि आपने किस टाइप के नंबर का सब्ट्रैक्शन किया, accordingly you will have that particular unit. So 4 kg minus 4 kg will give you 0 kg, not 0. Similarly यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट फिर वहीं से फ्लोट इन होता है कि जब आप एक वेक्टर, सपोज ए वेक्टर से जब आपने ए वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया तो आपको क्या मिला, यू गेट 0 वेक्टर. 0 के ऊपर एक वेक्टर का साइन है. दिस 0 वेक्टर इज नोन एज नल वेक्टर. और इसकी जो प्रॉपर्टी है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. इसकी जो प्रॉपर्टी है मैं आपको लिखा चुका हूं, एक बार फिर से देखिए. डज नॉट हैव डायरेक्शन. 0 वेक्टर जब मैं बोलूं तो इसकी मैग्नीट्यूड 0 है. मतलब मैग्नीट्यूड 0 है, मतलब याद करो हम जब वेक्टर को रिप्रेजेंट करते थे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, इट इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ एन एरो. और एरो की जो लंबाई है क्या वो रिप्रेजेंट करती थी मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर. तो अगर मैं 0 वेक्टर बोलता हूं तो मैग्नीट्यूड कितनी होगी, 0. इसका मतलब एरो का हेड और टेल एक ही पॉइंट पे आ गया. मान लो एक पॉइंट है, ये हेड और टेल इसी पॉइंट पे है, तो इसकी डायरेक्शन किधर है ये आप बोल नहीं पाओगे. तो इट डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन, या फिर इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर. It may have unit. Why I say it may have unit? Because suppose if I subtract 5 meter per second minus 5 meter per second, I will get 0 meter per second. Right? It will have a unit. So it may have a unit or it will have a 2 minus 2 equals 0 is the null vector. No, is 2 a null vector? Is 2 a vector? तो अगर आप वेक्टर से वेक्टर कट करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 0 वेक्टर मिल सकता है, डिपेंडिंग अपन की जिस वेक्टर से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो क्या वो वेक्टर ओरिजिनल वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है या नहीं. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो आप जब वेक्टर से वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करोगे तब आपको क्या मिलेगा, 0 वेक्टर. समझ में आ रहा है मेरी बात? जब आप वेक्टर से वेक्टर सब्ट्रैक्ट करोगे तब आपको 0 वेक्टर मिलेगा. ठीक है, तो इसकी मैग्नीट्यूड हमेशा 0 होगी, इसकी डायरेक्शन के बारे में हम बता नहीं सकते. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. चलिए एक नया व्हाइट बोर्ड लेते हैं. अब हम ये so what we said guys, resulting vector is a 0 vector. When I will say resulting vector is a 0 vector, when the constituent vectors which I am subtracting they are vectors, means constituent components that I am subtracting, that is a vector, then it's a vector. Suppose मैं आपको बोलता हूँ 4 kg minus 4 kg, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं वही kg वाला. 4 kg minus 4 kg, तो ये आया 0 kg. क्या ये वेक्टर है क्या? kg mass is what quantity? Mass is a scalar quantity. It does not have a direction, right? आप कभी ऐसा नहीं बोलते ना 4 kg ईस्टवर्ड 5 kg साउथवर्ड ऐड करो, ऐसा तो नहीं बोलते ना बेटा. आप 4 kg और 5 kg ऐड करो. अब ऐसा तो नहीं बोलता 4 kg टुवर्ड्स तमिलनाडु 5 kg टुवर्ड्स जम्मू कश्मीर ऐड करो, ऐसा तो नहीं होता ना. तो you just add what? The number 4 plus 5, right? Or subtract the numbers 4 plus 5, but you don't forget to associate a unit with it. The unit is kg. तो 4 kg minus 4 kg is 0 kg. ठीक है, लेकिन अगर मैं दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करूंगा, सपोज इफ आई टेल यू 5 मीटर पर सेकेंड माइनस 5 मीटर पर सेकेंड, इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा 0 मीटर पर सेकेंड. क्या ये वेक्टर है? क्या ये वेक्टर है? आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू. यशपाल थिंक इट इज नॉट अ वेक्टर, क्योंकि वेक्टर होने के लिए इस 5 मीटर पर सेकंड के साथ साथ एक डायरेक्शन का सेंस भी अटैच होना चाहिए. वेरी गुड. it is your magnitude. 5 meter per second is the magnitude, means it is your, can you tell me it is which quantity? You already studied in standard 9. Scalar. इसका नाम क्या है? बोल इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? स्केलर. समझ गया मैं. नाम क्या है इसका? तुमने 9th में पढ़ा हुआ है. नहीं वेलोसिटी नहीं, गलत हो गया. और एक टर्म पढ़ा हुआ है, स्पीड. वेरी गुड. दिस इज स्पीड. 5 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड. तो दो स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड से जब आपने 5 मीटर पर सेकेंड सब्ट्रैक्ट किया तो आपको क्या मिला? 0 मीटर पर सेकेंड. बट दिस इज नॉट अ वेक्टर. Mind what I'm saying. This is not a vector. This is what you need to understand. 100%. Mind me what I'm saying. This is not a vector. लेकिन अगर मैं इसी चीज को, ध्यान से सुनिएगा, इसी चीज को मैं ऐसे लिखूं, ये देखिए 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ईस्ट माइनस 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ईस्ट, तो ये क्या होगा बोलो? क्या ये मेरा 0 वेक्टर होगा? क्या समझ आया है? अरे सन्नाटो, समझ आया क्या? सबको समझ आ गया ना?
वेरी गुड, आ जाओ चलो। गुड गुड। सो वी अंडरस्टूड व्हाट वी अंडरस्टूड दैट जब हम दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे देन वी विल गेट अ जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर की मैग्नीट्यूड जीरो होती है, इसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं होती है, और इसकी क्या रहती है, जीरो वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर जो होती है उसकी एक यूनिट रहती है, राइट। लेकिन जब मैं जीरो वेक्टर मैं कब ला सकता हूँ, जब मैं दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करूँ। दो स्केलर को सब्ट्रैक्ट करने से मुझे जीरो वेक्टर नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और पॉइंट आपके सामने रेज कर सकता हूँ। देखिए, इसको कॉन्सेप्चुअली ऐसे समझिए कि अलाउबल ऑपरेशंस विथ वेक्टर, अलाउबल ऑपरेशंस मतलब अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, अलाउबल ऑपरेशंस वेक्टर के साथ कौन कौन से हैं ये आपको समझना है, ठीक है। तो अलाउबल ऑपरेशंस कौन कौन से हैं भाई, समझते हैं, साथ मिलकर समझेंगे। देखिए, आप एक वेक्टर के साथ दूसरा वेक्टर जोड़ या घटा सकते हो, अलाउड है। आप एक वेक्टर के साथ दूसरा वेक्टर मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब इस मल्टीप्लाई करने के दो तरीके होते हैं, आप इसके बारे में मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में पढ़ोगे। एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट और एक होता है डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस बोला मैंने, है ना, ग्रॉस नहीं बोला गाइस। आप लोगों में से बहुत से लोग इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। ग्रॉस नहीं बोला मैंने, बोला क्रॉस। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन आपको दिख रहा है ना, ये मल्टीप्लिकेशन के दोनों साइड में दो वेक्टर्स रखे हुए हैं। तो ये सिंपल प्लेन नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जो अब तक हमने किया है, ये इससे अलग है। इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। इसका प्रॉपर नोट्स ले लेना, इस वीडियो को इस जगह पे पॉज करना बाद में और प्रॉपर नोट्स लेना। इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या ये हमारे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जैसा है? सिंबल तो वैसे ही दिख रहा है सर, बट ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, क्योंकि नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जो अब तक हम करते आ रहे हैं, उस नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के दोनों साइड में जो क्वांटिटीज थी, क्या वो स्केलर थी? क्या वो स्केलर थी? क्या वो स्केलर थी? क्या वो स्केलर थी? यस। बट यहाँ पे क्या क्रॉस के दोनों साइड में जो आपको मिल रहा है क्वांटिटीज, क्या वो वेक्टर क्वांटिटीज है? क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं? So that is why it will be known as cross product. It's a special type of vector operation and we will study it later on. और ये जो आपको बीच में एक डॉट दिख रहा है, ये डॉट जो है, ये डॉट क्या, इसको हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। बीच में एक डॉट है गाइस, है ना, मैंने देखो ग्रीन कलर का एक डॉट दिया हुआ है, दिस इज नोन एज डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये जो तीन ऑपरेशन मैंने दिए हैं, दीज आर अलाउबल ऑपरेशंस, ठीक है। अब समझो और देखो, मजा आएगा तुम्हें। अच्छा, मैं एक वेक्टर के साथ एक स्केलर नहीं जोड़ सकता, इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता है, दिस इज नॉट अलाउड। एक वेक्टर के साथ एक स्केलर जोड़ो या फिर एक वेक्टर के साथ एक स्केलर सब्ट्रैक्ट करो, इसका कोई मतलब नहीं होता है। मतलब आप ऐसे नहीं बोल सकते सब्ट्रैक्ट 5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम 7 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ईस्ट, कोई मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब आप एक वेक्टर के साथ एक स्केलर का प्लस या माइनस नहीं कर सकते हो, लेकिन आप एक वेक्टर के साथ एक स्केलर का मल्टीप्लिकेशन या फिर आप एक वेक्टर को एक स्केलर से डिवीजन कर सकते हो। दिस इज वेरी मच एप्लीकेबल। आपको समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? आप एक वेक्टर और एक स्केलर के बीच में प्लस माइनस साइन नहीं रख सकते। दिस ऑपरेशन डज नॉट हैव एनी वैलिडिटी, या फिर ये वैलिड नहीं है, इट इज नॉट अलाउड। कि दो आप एक वेक्टर और एक स्केलर को जोड़ दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, नॉट अलाउड। लेकिन आप एक वेक्टर को एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर एक वेक्टर को एक स्केलर से डिवाइड कर सकते हो, दिस इज अलाउबल। या आप बेसिक सीख रहे हो, दिस इज अलाउबल। ये सब चीजें आपको नॉर्मल ऑपरेशंस क्या क्या कर सकते हैं, इन सब का मीनिंग आपको समझाया जाएगा। फिलहाल आप ये जान लें कि दीज आर अलाउड एंड दीज आर नॉट अलाउड, ठीक है। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट, और मैं इसे हाईलाइट करता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुनिएगा आप यू नो वेक्टर से डिवीजन का कोई मतलब नहीं होता है। सपोज यू हैव अ नंबर 5 and you are dividing it by a vector,
इसका कोई मतलब नहीं है, इट डज नॉट हैव एनी मीनिंग, दिस इज नॉट अलाउड। और आप एक वेक्टर ले लो बी वेक्टर और उसको डिवाइड करो ए वेक्टर से, दिस ऑल्सो डज नॉट हैव एनी मीनिंग। ये दोनों ही सरासर गलत हैं एंड दे आर नॉट अलाउड ऑपरेशंस विद वेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब आप किसी भी वेक्टर को दूसरे वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते, या किसी भी स्केलर या किसी भी नंबर को एक वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते, दीज आर नॉट अलाउड। तो मैं आपको क्विकली एक बार रिकॉल कराऊंगा, बिकॉज आप मेरे सामने नहीं हो, ये मेरा धर्म है बताना। ध्यान से देखो, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, क्या ये अलाउड है बेटा? मतलब प्लस माइनस के दोनों साइड पे अगर वेक्टर हो अलाउड है। अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन क्रॉस या डॉट आ जाए तो क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। और अगर मैं एक वेक्टर और एक स्केलर के बीच में प्लस या माइनस डालूं वो अलाउड नहीं है। लेकिन एक वेक्टर और एक स्केलर, मतलब स्केलर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा वेक्टर से या स्केलर से डिवाइड कर दूंगा एक वेक्टर को, अलाउड है। लेकिन किसी भी स्केलर या किसी भी वेक्टर को एक वेक्टर से मैं डिवाइड नहीं कर सकता, दीज आर नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है। देखो अब देखो ये क्यों होता है ना, ये मैथ्स का पार्ट है बेटा जी, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है सर, क्यों नहीं कर सकते सर? ये मैथ्स का पार्ट है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमें फिजिक्स में इतना ही कॉन्सेप्ट चाहिए कि भाई साहब ये करने से ये अलाउड है, ये अलाउड ऑपरेशंस है, ये नॉन अलाउड ऑपरेशंस है। हम फिजिक्स में ऐसे ही ऑपरेशंस करेंगे जहां जहां मैंने आपको क्रॉस, सॉरी जहां जहां मैंने आपको टिक दिखाया है। जो क्रॉस दिखाया है वो अलाउड ऑपरेशंस है ही नहीं, और फिजिक्स में उनकी बात ही नहीं होगी। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? गुड। आइए अब हम बात करते हैं एक और वेक्टर की, विच इज नोन एज पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर एंड नॉन पैरेलल वेक्टर सुना होगा आपने, पैरेलल एंड नॉन पैरेलल वेक्टर। दो वेक्टर पैरेलल कब होंगे? जब दोनों का सेम सेंस हो। सेम सेंस मतलब दे हैव सेम सेंस। सेम सेंस मतलब उनकी टेल टू हेड डायरेक्शन सेम होगी। सेम सेंस, सेम सेंस मींस टेल टू हेड की जो डायरेक्शन है दैट इज सेम ऑफ बोथ द वेक्टर्स, राइट? देन दे विल बी कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है। अच्छा, they may have different units, जरूरी नहीं है कि उनकी यूनिट सेम हो। they may have different units, ठीक है। and they may lie on same line or parallel lines. They may lie on same or parallel lines. ठीक है। सेम सेंस, टेल टू हेड की डायरेक्शन सेम होगी। दे मे हैव डिफरेंट यूनिट्स, दे मे लाई ऑन सेम और पैरेलल लाइंस। दिस इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड प्लीज। एक सवाल है, सो अ स्केलर एंड अ नंबर cannot be divided by a vector. Yes, you are right आर्यमन, that's what I said you, कि आप एक वेक्टर को डिनोमिनेटर में नहीं रख सकते। वेक्टर डिनोमिनेटर में आ गया तो उस फिजिकल ऑपरेशन का या मैथमेटिकल ऑपरेशन का कोई फिजिकल सेंस नहीं बनता है। लेकिन हाँ, आप डिनोमिनेटर में स्केलर रख सकते हो। मतलब a वेक्टर बाय b इज एन अलाउड ऑपरेशन, 5 by b or a vector by b is an allowed operation, a vector into b is an allowed operation, but 5 divided by a vector or 5 divided by x vector that is not allowed. मतलब डिनोमिनेटर में वेक्टर नहीं रहना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दैट इज नॉट अलाउड। सो पैरेलल वेक्टर, फिर से बोलता हूं, सेम सेंस होगा, इट विल हैव सेम सेंस, दे मे हैव डिफरेंट यूनिट्स, दे मे लाई ऑन सेम और पैरेलल लाइंस। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज मेरे पास एक वेक्टर है, सपोज 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ईस्ट, ये एक वेक्टर है और इसको क्या वेक्टर बोलेंगे हम लोग? दिस विल बी आवर वेलोसिटी वेक्टर, 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। और एक दूसरा वेक्टर है विच इज लाइक 20 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट। 20 न्यूटन मतलब ये कौन सा वेक्टर हुआ बेटा जी? फोर्स वेक्टर। एंड 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ईस्ट, ये कौन सा वेक्टर हुआ बेटा जी? ये वेलोसिटी वेक्टर हुई। तो वेलोसिटी वेक्टर है और एक फोर्स वेक्टर है।
लेकिन क्या हम इन्हें पैरेलल वेक्टर बोल सकते हैं? कैन आई कॉल देम पैरेलल वेक्टर? यस, क्योंकि पैरेलल वेक्टर की अलग अलग यूनिट हो सकती है, बट दे शुड हैव सेम सेंस, मतलब एरो टेल टू हेड की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। दे शुड बी पैरेलल वेक्टर। यार द पैरेलल वेक्टर, यस। तो पैरेलल वेक्टर होने के लिए क्या जरूरी है? सेम सेंस। दे मे हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड एज वेल। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड भी अलग हो सकता है। जैसे कि अगर आप 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थ ईस्ट को देखोगे तो इसकी मैग्नीट्यूड 5 है और इसकी मैग्नीट्यूड 20 है। वैल्यू इनके यूनिट्स मीटर पर सेकंड न्यूटन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग है, यूनिट्स अलग अलग है, बट स्टिल देयर सेंस इज सेम and they are lying on two parallel lines. Tail to head की direction same है and they are lying on two parallel lines, so they will be called as parallel vector. Am I audible to everyone? Ishita, there were few people to whom I was not audible enough. Now all of you are able to hear me before I move ahead? All of you are able to hear me? Good, thank you very much. Thank you. आइए आइए, तो ये है पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है, ये पैरेलल वेक्टर्स हैं। अब देखिए, अब आता है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स एज द नेम सजेस्ट, क्या होगा? एंटी पैरेलल वेक्टर का सेंस क्या होगा? सेंस ऑपोजिट होगा, मतलब टेल टू हेड की डायरेक्शन दोनों वेक्टर की ऑपोजिट होगी, दैट विल बी एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। इनकी मैग्नीट्यूड, व्हाट इफ वेक्टर्स आर पैरेलल बट डायरेक्शन आर नॉट सेम? यस, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, ठीक है। अभी किसी बच्चे ने यही क्वेश्चन पूछा है, मैं वही बता रहा हूँ कि अगर यू नो वेक्टर्स पैरेलल लाइंस पे लाई कर रहे हैं, लेट मी राइट इट डाउन। एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर मतलब मान लो एक वेक्टर इधर है, ये एरो का डायरेक्शन है, मतलब टेल टू हेड की डायरेक्शन को पता चल रही है किधर है टेल, किधर है हेड, और एक दूसरा वेक्टर है, इट इज लाइंग ऑन दिस लाइन एंड सपोज इट इज लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, दे आर लाइंग ऑन टू पैरेलल लाइंस, they may have different magnitude, they may have different units, but their sense is different, means उनका tail to head की direction अलग अलग opposite है, तो इन वेक्टर्स को क्या बोला जाएगा? They will be called as anti parallel vectors. I hope you understood this. They will be called as anti parallel vectors. I hope you got this. क्या clarity है ये? क्या clear है ये? So they will be called as anti parallel vectors, right? Good. तो these are एंटी पैरेलल वेक्टर्स। फिर से जो पैरेलल वेक्टर्स की क्वालिटी थी या कैरेक्टरिस्टिक थी, सेम एंटी पैरेलल वेक्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, मींस उनके मैग्नीट्यूड जो है वो अलग हो सकती है, उनके डायरेक्शंस ऑपोजिट होंगे और उनकी यूनिट्स जो है वो भी अलग अलग हो सकती है। आई होप यू गॉट दिस, ठीक है। आइए, इसके बाद जो बात होती है वो होती है कलीनियर वेक्टर्स। कलीनियर वेक्टर्स एंड कोप्लेनर वेक्टर। तो सबसे पहले कलीनियर वेक्टर्स की बात करेंगे। व्हेन वी विल से दैट द टू वेक्टर्स आर कलीनियर, तो कलीनियर कब होगा वेक्टर्स? व्हेन वी कैन अरेंज दोज वेक्टर्स इन वन स्ट्रेट लाइन, मतलब एक ही पॉइंट से हम उन वेक्टर्स को, वेक्टर्स क्रॉस करने चाहिए एक ही पॉइंट से और एक ही लाइन पे लाई करने चाहिए, देन दे आर नोन एज कलीनियर वेक्टर्स, राइट। तो कलीनियर वेक्टर्स मींस, सपोज मैं आपको एक वेक्टर देता हूं ऐसा, ठीक है, और एक दूसरा वेक्टर देता हूं सपोज ऐसा, देखिए सेंस, क्या ये कलीनियर है? अभी फिलहाल तो कलीनियर मतलब एक ही लाइन पे लाई करते हुए ये नजर नहीं आ रहे, एक ही पॉइंट से क्रॉस करते हुए नजर नहीं आ रहे, बट याद करो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक अलाउबल मूवमेंट बोला था। अलाउबल मूवमेंट मींस वेक्टर को हम वही रखेंगे अगर हम उसे पैरेलल लाइंस पे शिफ्ट कर दें, तो रिमेंबर इट, अगर हम उसे पैरेलल लाइंस पे शिफ्ट कर दें, तो क्या इस वेक्टर को मैं पैरेलल लाइन पे, सपोज दिस इज लाइन L1 एंड दिस इज लाइन L2, अगर मैं इन्हें पैरेलल लाइंस पे, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन, करेक्ट, अगर मैं इन्हें पैरेलल लाइंस पे शिफ्ट कर दूं तो क्या मैं इन्हें कलीनियर बना सकता हूं? मतलब सपोज मैं लाइन 2 पे जो वेक्टर है, सपोज दिस इज वेक्टर 1, लेट मी नेम इट, एंड दिस इज वेक्टर 2, तो वेक्टर 2 को अगर मैं चाहूं, क्या मैं इसे उठा के, ध्यान से सुनिएगा, क्या मैं इसे उठा के लाइन 1 पे रख सकता हूं? तो लाइन 1 पे रखूंगा, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है, इस टाइप से मैं इसे रख सकता हूं। सो देखो उनका
एक पॉइंट हो गया कॉमन पॉइंट, राइट? तो ये वेक्टर्स क्या बन गए? कॉलिनियर वेक्टर्स हो गए, ठीक है? तो कॉलिनियर वेक्टर्स होने के लिए क्या जरूरी है? जरूरी यह है कि हम उन्हें एक स्ट्रेट लाइन पे रख सकें, और इसके लिए अगर हम उन्हें पैरेलल मूवमेंट्स देने की जरूरत पड़े, अगर वो देना है या दे के भी कर सकते हैं ये चीज, तब भी हम वो कर सकते हैं, एंड दोज वेक्टर्स विल बी नोन एज कॉलिनियर वेक्टर्स। तो ऑब्वियसली आपको कोई दो वेक्टर दे दिया जाए और आपसे बोला जाए क्या ये कॉलिनियर है, तो आपको उनके अंदर पैरेलल मूवमेंट्स आप कर सकते हो, करके देख लो क्या वो एक स्ट्रेट लाइन पे आ रही हैं। अगर आ रही हैं देन दे विल बी नोन एज कॉलिनियर वेक्टर्स। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है? इसके बाद देखो, इसके बाद आता है कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है? कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। कोप्लेनर, कुछ टर्म्स हैं कोप्लेनर वेक्टर। मैं आज आपको एक छोटा सा एक छोटा सा मॉड्यूल दूंगा, अराउंड 4-5 पेजेस का, वेक्टर्स के ऊपर मैंने बनाया आप लोगों के लिए। वो मॉड्यूल भी आप एक बार देख लेना, तो आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन उससे भी मिल जाता है, ठीक है? जो इंपॉर्टेंट बात है, कॉन्सेप्चुअल बातें, बिकॉज मैं जो क्लास में बोलता हूँ ना, वो मॉड्यूल से जो पॉइंट्स है उसके अलावा भी कुछ अच्छे पॉइंट्स आपको बताता हूँ, जो कि जरूरी है और कॉम्पिटिशन के एंगल से जरूरी है, क्योंकि हम मॉड्यूल में सब कुछ नहीं डाल सकते। जब हम क्लास में बताते हैं तो बहुत सारी चीजें उस टाइम पे कवर होती हैं। तो क्लास के लेक्चर्स प्लस उस मॉड्यूल के हिसाब से आप अपना नोट्स बनाते चलें, या आप उसे अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करें। तो दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू क्रिएट वेरी गुड नोट्स फॉर योरसेल्फ। और उन्हीं नोट्स को रिवाइज करना है, और जितना हो सके कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि बिना समझे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करने जा रहे हो, फिर आप पागल हो जाओगे बच्चा। समझ में आया? अगर आप बिना समझे फिजिक्स के प्रॉब्लम देखोगे ना, आपको हर प्रॉब्लम में डिफिकल्टी नजर आएगी, हर प्रॉब्लम में यू वुड फेस सम और द अदर इश्यूज, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है कि सर एंटी पैरेलल वेक्टर कोप्लेनर होगा, कॉलिनियर होगा। पैरेलल भी तो हो सकता है ना बेटा। पैरेलल मान लो दो वेक्टर है, याद करो, एक सेकंड मैं इस सेक्शन पे जाता हूँ। एक सवाल आया था बच्चे का, तो मैं वो चीज एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखो, ये देखो, अगर मान लो हाँ हाँ हाँ, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट्स कैन बी डिफरेंट, that's not a problem, Julie. Listen to me, what I'm saying is that suppose मैं एक और वेक्टर यहाँ पे देता हूँ, suppose somewhere here L2 पे ऐसा देता हूँ ये वेक्टर। अब इस वेक्टर का जो ग्रीन कलर से मैंने दिखाया है और रेड कलर का जो वेक्टर है, suppose this is 3, ये दोनों की तो डायरेक्शन सेम है, they are parallel वेक्टर, लेकिन क्या मैं इन्हें अरेंज कर सकता हूँ एक ही स्ट्रेट लाइन पे? That is why they are collinear। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या क्लैरिटी है ये? तो एंटी पैरेलल होगा तभी कॉलिनियर होगा, ये जरूरी नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ये अगर पैरेलल होगा तब भी मैं इसे शिफ्ट कर सकता हूँ ना L2 से L1 के ऊपर, और तब भी मैं इसे टेल टू टेल अरेंज करके रख सकता हूँ, एक ही पॉइंट से इनको क्रॉस करा सकता हूँ। सो दे विल बी कॉलिनियर वेक्टर्स। आई होप यू गॉट दिस, ठीक है? आइए, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर मतलब क्या? एक ही प्लेन पे लाई करने वाले वेक्टर्स। तो ध्यान से देखिए, एक ही प्लेन में लाई करने वाले, एज द नेम सजेस्ट, एक ही प्लेन में लाई करने वाले वेक्टर्स दे विल बी कॉल्ड एज कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है? यहाँ पे मैं एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, बहुत बड़ा, आपको ये सोचना है। टू वेक्टर्स, if we are talking about two vectors, only two vectors will always be coplanar। सुनना, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। टू वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर लो, they will always be coplanar, they will always be coplanar। प्रॉब्लम कम्स इन व्हेन वी आर हैविंग थ्री वेक्टर्स। अगर तीन वेक्टर आ जाए तो दो वेक्टर उसमें से हमेशा कोप्लेनर होंगे, तीसरा वेक्टर कोप्लेनर है कि नहीं वो हमें टेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम सिर्फ दो वेक्टर की बात कर रहे हैं तो ये दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होगा। अभी कोई बच्चा बोलेगा सर ऐसे कैसे आपने बोला? मैं आपके सामने ये दिखा नहीं पा रहा हूँ। व्हाट आई वांटेड टू टेल यू इज दैट यू कंसीडर, आपके पास दो पेन होगा, आप दो पेन को दो पैरेलल लाइंस पे रखें, ठीक है? और दो पैरेलल लाइंस पे रखे मींस एक ही प्लेन पे मत रखिए। आप एक पेन को रखिए सपोज बेड के ऊपर, और दूसरा पेन को आप उसके ऊपर रखिए। बेड के ऊपर नहीं, अपने हाथ में पकड़ के रखिए और ऊपर रखिए कुछ डिस्टेंस। तो ये जो दूसरा वेक्टर हुआ, ये जो पेन है ये वेक्टर्स मान लीजिए। क्या आपको अलाउबल मूवमेंट्स के तहत, अलाउबल मूवमेंट्स मींस क्या हम
वेक्टर को बिना चेंज करते हुए पैरेलल लाइंस पे वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं। तो दूसरे पेन को हम चाहेंगे तो पैरेलल लाइन में शिफ्ट करते हुए क्या उसे बेड पे लाके रख सकते हैं जहां पे दूसरा पेन है, पहला पेन है। इसका मतलब जब दो वेक्टर की बात होगी, ये जो चीज मैंने बोली है ये मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ गाइस, बट आई वांट यू टू थिंक ऑन दिस कि अगर दो वेक्टर्स हैं तो दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे। अगर तीन वेक्टर हुए तब हमें टेस्ट करना है कि क्या वो कोप्लेनर है या नहीं है। लेकिन अगर दो वेक्टर की बात हो रही है, अगर वो अलग अलग प्लेन पे भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बेड के ऊपर एक पेन रखो और दूसरा पेन जो है ये बेड के ऊपर अपने हाथ में पकड़ के रखो, तुम देखोगे कि जो तुम्हारे हाथ में पेन है क्या पैरेलल मूवमेंट्स में या पैरेलल लाइन के मूवमेंट के हिसाब से क्या तुम उसे बेड के ऊपर ला के रख सकते हो उस पेन को, और उसके ऊपर रखोगे और एक बार पेन प्लेन पे आ गई, बेड के प्लेन पे आ गई, तो फिर उन्हें आप अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन कहीं पे भी मूव कर सकते हो और पैरेलल टू द लाइन ऑफ एक्शन कहीं पे भी मूव कर सकते हो, एंड दोस टू वेक्टर्स विल लाई इन द सेम प्लेन। बिकॉज वेक्टर्स, सुनना मेरी बात, बिकॉज वेक्टर्स को हम पैरेलल लाइंस पे शिफ्ट कर सकते हैं या सेम लाइन ऑफ एक्शन में शिफ्ट करते हैं जिसे हम लोग सपोर्ट बोलते हैं, इसीलिए दो वेक्टर्स की अगर बात हो रही है, कोई भी दो वेक्टर दिया रहे, सुनना ध्यान से सुनना, कोई भी दो वेक्टर अगर दिया रहे तो वो हमेशा कोप्लेनर होगा। और अगर तीन वेक्टर की बात हो रही है तो हमें चेक करना पड़ेगा क्या वो कोप्लेनर है या नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, क्या क्लैरिटी है ये? गुड। ये पॉइंट जो है, ये जो आपके सामने है ग्रीन कलर में लिखा हुआ, दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुल। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान देना। मैं अभी तुम्हारे सामने कोई डायग्राम नहीं लिख पा रहा हूँ, बट आई वांट यू टू थिंक ऑन दिस लाइन। ठीक है, और इसके ऊपर बात करेंगे। मैं देखता हूँ अगर मैं इसके ऊपर कोई छोटा सा वीडियो बना के आपको भेज सकूं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। ठीक है, चलिए। सो लेट्स से, guys, you all able to hear me? Guys, you all able to hear me? Okay. Yes, but if the vectors are perpendicular to each other, मैंने वही बोला बेटा, वेक्टर्स अगर perpendicular to each other भी हो, आप क्या कीजिए, दो पेन को क्रॉस करके रखिए। क्रॉस करके रखना होता है, पेन कैसे रखना होता है समझ में आ रहा है ना? क्रॉस करके रखिए, जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिक्शन जैसा वो जो क्रॉस है, उस क्रॉस की तरह रखिए। क्रॉस की तरह रखने के बाद एक वेक्टर को जो क्रॉस में है, ठीक है, ऐसा समझिए, ऐसा समझिए, देखिए, ये देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर जो है वो मैं बना रहा हूं ऐसा, ये देख, ऐसा। क्या ये दोनों क्रॉस है? और ऐसे मान लो ये जो ब्लैक कलर वाला है, ये ब्लैक कलर वाला इट इज लाइंग ऑन योर टेबल के प्लेन में है ये, ठीक है। और जो रेड वाला है, समझना प्लीज, और जो रेड वाला है ये अपने अपने हाथ पे रखा हुआ है एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द टेबल। अरे बोलो भाई, एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द टेबल। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो अब लॉजिकली सोचो, ये जो रेड कलर वाला है एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द टेबल, अगर तुम्हारी बुद्धि तेज चल रही है तो एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द टेबल, क्या तुम इसे पैरेलल लाइंस पे शिफ्ट करके टेबल के प्लेन पे ला सकते हो? टेबल के प्लेन पे ला सकते हो? क्या वेक्टर वही रहेगा? क्या वेक्टर वही रहेगा? क्योंकि आपने पैरेलल लाइन पे शिफ्ट किया है और वेक्टर के हेड टू टेल के बीच की दूरी को भी चेंज नहीं किया है, तो क्या वेक्टर वही रहेगा? और अगर वेक्टर वही रहा, आपने उसको फिर टेबल के प्लेन पे अगर ले आया, समझना, क्या तुमने इनको एक प्लेन पे ले आए। इसलिए जब दो वेक्टर की बात रहेगी तो हमेशा कोप्लेनर होंगे। लेकिन अगर तीन वेक्टर की बात हो रही है तो हमें चेक करना पड़ेगा, दो वेक्टर तो हमेशा कोप्लेनर है, लेकिन तीसरा वाला उसी प्लेन में लाई करेगा या नहीं करेगा, ये हमें सोचना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो पॉइंट मैंने बोला, अरे समझो बेटा, ये थोड़ा सा ना अच्छा चीज है ना, थोड़ा सा तुम्हें बुद्धि लगानी पड़ेगी। देख, तुमको मैं बताता हूँ, तुमने बचपन में कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा हुआ है, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, थोड़ा बहुत तो तुम्हें आइडिया होगा। 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब, ये मान ले x, ये y, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये है z। अब समझ में आ रही है? दिस इज अ 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आपके रूम के कॉर्नर की बात हो रही है, क्या ऐसा 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है? आपको समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, मैंने मान लो ये तीनों वेक्टर्स थे मेरे, मैंने इनको इस तरीके से अरेंज कर दिया, एक वेक्टर ऐसा, एक वेक्टर ऐसा, एक वेक्टर ऐसा। सो दो वेक्टर की अगर मैं बात करूं, y और z वेक्टर की अगर मैं बात करूं, ये वाला अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना, तुम अपने घर का वॉल को देखो, y और z वेक्टर, क्या तुम्हें लग रहा है ये y और z वेक्टर एक ही प्लेन में है? अरे भाई, y और z वेक्टर एक ही प्लेन में है, क्या तुम्हें समझ आ रहा है? सोचो, अपने घर का जो एज है ना, कॉर्नर है बेटा, जहां पे 3 वॉल्स मिल रहे हैं, 3 वॉल्स मिल रहे हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है? ये एज देखो वहां पे, ठीक है।
तो y और z ये एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। सिमिलरली अगर तुम y और x की बात करो, दे विल आल्सो लाई इन वन प्लेन। और तुम अगर x और z की बात करो, दे विल आल्सो लाई इन वन प्लेन। समझना, अगर तुम x की बात करो, दे विल आल्सो, x और z की बात करो, दे विल आल्सो लाई इन वन प्लेन। लेकिन जब हमने तीन वेक्टर, यहाँ पे x एक वेक्टर मान लो, x वेक्टर, एक वेक्टर मान लो y वेक्टर, और एक वेक्टर मान लो z वेक्टर। समझना अच्छे से। तो अगर मैं ये तीन वेक्टर की बात कर रहा हूं, जब मैंने इन्हें अरेंज किया तो देख, इधर xy या yz या zx, ये तो एक ही प्लेन में है। लेकिन दिक्कत क्या हो जा रही है, जो तीसरा वेक्टर बचा, अगर मैं xz की बात करूं तो तीसरा वेक्टर है y, बट y जो है वो अलग प्लेन में लाई कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब मैं तीन वेक्टर की बात करूं तब मुझे चेक करना पड़ता है, दो वेक्टर, ये तीन में से दो वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में रहेंगे, लेकिन जो तीसरा वेक्टर है वो हो सकता है किसी और प्लेन में लाई कर रहा है, हो सकता है। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता था कि xz प्लेन में, जो xz का प्लेन है, उसी प्लेन में जो ग्रीन कलर से मैंने दिखाया है, उसी प्लेन में तुम्हारा y वेक्टर भी लाई कर जाता। तो उस केस में क्या तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में होते, तो वो कोप्लेनर कहलाते। लेकिन वो सब्जेक्ट टू कंडीशन है। लेकिन दो वेक्टर की अगर हम बात करें, क्या दो वेक्टर विल हमेशा बी कोप्लेनर? क्या दो वेक्टर विल हमेशा बी कोप्लेनर? क्या मेरी बात समझ में आई है? बहुत बढ़िया, सुपर डुपर सन्नाटा मचा हुआ है क्लास में। क्या क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ, ये पॉइंट थोड़ा अच्छा है ना, इसको देखना बेटा, है ना। चलो अब देख, तो हमने कलीनियर वेक्टर पढ़ा, कोप्लेनर वेक्टर पढ़ा, ठीक है। हमने कलीनियर फैक्टर, कलीनियर वेक्टर्स देखा, कोप्लेनर वेक्टर्स देखा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं आपको। चलिए, एक नया व्हाइट बोर्ड मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, जस्ट अ मोमेंट। यस, आइए। तो अब हम थोड़ी सी बात करेंगे, यू नो, परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। अच्छा, बिफोर आई स्पीक अबाउट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। देखिए, सपोज आई एम हैविंग तीन वेक्टर में ले रहा हूं, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ठीक है। आई एम टेकिंग थ्री वेक्टर, सपोज ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, एंड इफ आई एम सेइंग दैट ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, सो हाउ शुड आई ड्रॉ दिस? ए वेक्टर है ये आपका एरो है। सपोज दिस इज बी वेक्टर। पैरेलल होने के लिए दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी नहीं है, दे मे आल्सो हैव डिफरेंट यूनिट्स, मैग्नीट्यूड सेम बट उनका सेंस सेम होना चाहिए। तो ए इज पैरेलल टू बी, एंड सपोज इफ आई से बी इज पैरेलल टू सी, सी वेक्टर में ऐसे बनाता हूं। तो क्या आपको समझ में आ रहा है? देन आई कैन से दैट ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर इज पैरेलल टू सी वेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं ए को बी के पैरेलल करूं और बी को सी के पैरेलल करूं, देन आई कैन क्लियरली से दैट ए वेक्टर इज पैरेलल टू सी वेक्टर एज वेल। यस और नो? तो इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आती है, वो ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल वेक्टर्स जो बन सकते हैं, सुनना ध्यान से, मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल वेक्टर्स जो बन सकते हैं किसी भी केस में, दैट विल बी हाउ मच? कैन यू टेल मी? कितने नंबर ऑफ वेक्टर्स मैक्सिमम पैरेलल हो सकते हैं? एनीवन विद अ गुड थॉटफुल आंसर? किसी का दिमाग चमका है? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इनफाइनाइट, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क यू। मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल वेक्टर्स जो हो सकते हैं, दैट विल बी इनफाइनाइट। वेरी गुड, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू हैव आंसर्ड इट, वेरी गुड। अब सुनना, अब सुनना। सपोज अगेन मैं तीन वेक्टर लेता हूं, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। सपोज इफ आई से ए इज एंटी पैरेलल टू बी, तो ए इज एंटी पैरेलल टू बी मतलब, ध्यान सुनना, ए इज एंटी पैरेलल टू बी मतलब, ये देखो, ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, एंटी पैरेलल टू बी मतलब जो बी वाला वेक्टर है मुझे उसको ऑपोजिट बनाना पड़ेगा एरो, इट विल बी लाइक दिस। There was one hand raised, just a moment, let me see what is the guy's problem. Meghraj, you asked me something, you raised your hand, any problem? Meghraj, any problem? You can put down your question and I will
मिस्टेक, ओके फाइन, नो इशू, नो इशू, कोई बात नहीं। सुनो, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तीन वेक्टर मैंने लिए। मैं सपोज बोल रहा हूँ कि ए वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर। तो अगर मैं सी वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर बोलूंगा तो क्या मेरी सी वेक्टर फिर से ऐसी बन जाएगी? यस और नो, यस और नो। सिमिलरली सपोज मैं बोलता हूँ कि देयर इज अनदर वेक्टर, सपोज डी वेक्टर, suppose is another vector, suppose d vector, and d vector is anti-parallel to c vector, तो d vector जो होगा क्या मुझे ऐसा बनाना पड़ेगा? तो इससे अपने को क्या समझ में आ रहा है? ये ऑर्डर से अपने को ये समझ में आ रहा है कि वो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर। कौन होनहार बताएगा? कौन होनहार है? मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर्स कितना हो सकता है? कौन बताएगा? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर्स जो बन सकते हैं। ओके ओके, शुभम, यू आंसर्ड इनफाइनाइट, गुड। let me tell you this कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर्स जो बन सकते हैं यहाँ पे, तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स कौन कौन से बन रहे हैं? अगर मैं तीन वेक्टर ले लूं इस तरीके से, चौथा वेक्टर भी अगर हमने ऐड किया, मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर कितने बन रहे हैं? तो ये तो यही कॉम्बिनेशन बन रहा है ना दो का। क्योंकि देखो, अगर तुमने येलो वाला वेक्टर लिया तो येलो वेक्टर के एंटी पैरेलल कितने वेक्टर बन रहे हैं? एक ही वेक्टर बन रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? तो कितने नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर बन सकता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर बन सकता है दो। क्या बात समझ में आ रही है? मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर्स दैट यू कैन क्रिएट इन पेयर्स, इट विल बी 2 ना? क्या क्लियर है? आई होप यू गॉट दिस। कंफ्यूज हो गए, सन्नाटा मच गया। देखना से ए बी सी डी चार वेक्टर मैंने लिए सपोज, या तीन वेक्टर ए बी सी से शुरू करो। ए इज एंटी पैरेलल टू बी एंड सी इज एंटी पैरेलल टू बी। तो इसके हिसाब से अगर तुम देखोगे तुम्हारी एंटी पैरेलल वेक्टर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर्स कितनी हो सकती है? दो हो रही है ना? अगर तुम बढ़ाते चलो तो देखना वो दो ही एंटी पैरेलल वेक्टर तुम्हें मिलेंगे, क्योंकि बाकी सब वेक्टर्स उसी ऑर्डर में रहेंगे ना, मतलब वही सेंस उनका रहेगा ना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर्स दैट यू कैन क्रिएट इज 2। लेकिन पैरेलल वेक्टर्स क्रिएट करने का कितना तरीका हो सकता है? इनफाइनाइट वेक्टर्स आप क्रिएट कर सकते हो पैरेलल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि जब भी आप जैसे डी, इसके बाद अगर ई बनाया, सपोज यू से ई इज एंटी पैरेलल टू डी, तो फिर वो वेक्टर कैसा हो जाएगा? सी जैसा ही हो जाएगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिक एंटी पैरेलल वेक्टर्स जो आप बना सकते हो वो दो ही होगा। सोचना इस पॉइंट को थोड़ा सा, और थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करना इसके ऊपर, कोजिटेट करना, थिंक करना, आपको समझ में आएगा पक्का। ठीक है, ओके। अब देखना, अब हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं, एक नया नाम है। ऑर्थोगोनल मींस परपेंडिकुलर वेक्टर्स। परपेंडिकुलर को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, यू नो इट राइट, परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स मतलब क्या, कौन से वेक्टर होंगे? ऐसे वेक्टर जिनके बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, राइट? दे आर नोन एज ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ठीक है, अच्छा। सपोज मैं बोलूं, एक एग्जांपल लेता हूं, ऑर्थोगोनल वेक्टर का मतलब क्या बोला? दो वेक्टर जिनके बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। तो सपोज मैं बोलूं ए इज परपेंडिकुलर, ए वेक्टर इज ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर एंड, सब लोग थिंक करें, एंड बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, देन A vector will definitely be perpendicular to C vector। आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है, सोच के बताओ, ट्रू है या फॉल्स है? A vector is perpendicular to B vector, A vector is perpendicular to B vector and B vector is perpendicular to C vector, then A vector will definitely be perpendicular to C vector। हाँ, ओके 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 ओके। सर्वेश,
Sarvesh is replying that it is false. Okay, Sarvesh, I want to know why you are saying it false. Sarvesh, I want to know why you are saying it false. Can you tell me, please? Yes, it's false. You are right. You are right. Kejal, yes, you are right. You are right. देखो, जब मैंने बोल दिया will definitely be, that is the problem here. अगर मैं बोलता may be, then true होता. बट मैंने बोला डेफिनेटली भी परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर. लेट्स ट्राई टू टेक द एग्जांपल ऑफ दिस. ठीक है, आइए लेते हैं ना, समझते हैं. सपोज मैंने एक वेक्टर लिया ए वेक्टर. ठीक है, ये मेरा टेल है. और मैंने दूसरा वेक्टर लिया बी वेक्टर. ठीक है, और मैंने एक तीसरा वेक्टर लिया सी वेक्टर व्हिच इज लाइक दिस. ये मेरा ए वेक्टर था. ये देख, ये मेरा ए वेक्टर था. ये मेरा बी वेक्टर हुआ. सॉरी, ये मेरा बी वेक्टर हुआ. मैं कलर कोडिंग सही तरीके से यूज करता हूँ. और ये मेरा सी वेक्टर हुआ. ध्यान से देख, क्या ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर एंड क्या बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर. बट ए वेक्टर और सी वेक्टर देख पैरेलल, दे वो परपेंडिकुलर नहीं है, दे आर एंटी पैरेलल. चमका नहीं भाई, दे आर एंटी पैरेलल. हाँ या ना. तो यू विल सी हियर दैट ए वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू, ए वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू सी वेक्टर. क्या बात समझ आई? A vector is anti-parallel to C vector. बट हमने क्या बोला था, अगर A vector is perpendicular to B and B vector is perpendicular to C, then A vector is definitely perpendicular to C vector. Definitely नहीं हुआ. अब आप लॉजिकली सोचो, यही चीज अगर आप अपने घर के कोने की बात करोगे और कोने में आप जो तीन आपको एजेस मिल रहे हैं, ग्राउंड के अलोंग दो और एक वर्टिकल, एक A, B और C कर लो, तो A vector is perpendicular to B vector and B vector is perpendicular to C vector. उसके हिसाब से आपको तीनों वेक्टर परपेंडिकुलर मिलते. अगर आप इसे अपने रूम का कॉर्नर बना लेते. अरे भाई समझ में आ रहा क्या? ऐसा 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 क्या समझ में आया है? सपोज इसे आप बोलते ए वेक्टर, इसे बोलते बी वेक्टर और इसे बोलते सी वेक्टर. क्या इस केस में ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर एंड बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, देन ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर होता क्या? हाँ, बट ये तो एक केस है ना, एक पॉसिबिलिटी है ना. तो डेफिनेटली बोलना तो गलत हो जाएगा ना बेटा जी. क्या मेरी बात समझ में आई है? तो डेफिनेटली बोलना गलत हो जाएगा, इसीलिए डेफिनेटली नहीं बोल सकते. इसीलिए जो हमारा स्टेटमेंट था वो फॉल्स था. ठीक है, आई होप यू गॉट दिस. जो हमारा स्टेटमेंट है, ये इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आएगा फॉल्स. आई होप यू अंडरस्टूड दिस, राइट? So this is one interesting thing that we learned today. So orthogonal vectors and orthogonal vectors, that is perpendicular vectors, right? So अच्छा, so this is what is the concept that we are having. ठीक है. अच्छा, अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज को नोट करें आप, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कितना हो सकता है, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल या ऑर्थोगोनल वेक्टर्स. मैक्सिमम नंबर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल. मैक्सिमम नंबर ऑफ म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कितना हो सकता है? सोच के बताओ तो. टू. किसी ने सही आंसर दिया है. टू. सोच, मैक्सिमम नंबर ऑफ म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स ए बी बी सी. इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे ज्यादा होगा ही नहीं. केजल थिंक अबाउट इट. मैक्सिमम नंबर ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर. आई सेड बेटा म्यूचुअली परपेंडिकुलर. तो ए बी एंड बी सी, दे आर फॉर्मिंग टू पेयर्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब ए बी एंड बी सी, कितने पेयर्स से बन सकते हैं? दैट्स व्हाट इज माय क्वेश्चन. सो दैट वाज 2. आई होप यू आर गेटिंग इट, राइट? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम आस्किंग यू. ठीक है. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट वी आर हैविंग हियर. ठीक है, ओके फाइन. आइए सर, ये वाला नहीं समझा बेटा. देख, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स कितना हो सकता है. देख, ए टू बी बी टू सी, अगर तू ये वाला भी एग्जांपल देखे ना, ये देख ये वाला एग्जांपल, तो तेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स कितने हो रहे हैं? 2 हो रहे हैं ना. 2 पेयर बन रहे हैं ना, ए बी और बी सी, 2 ही पेयर बन रहे हैं. ठीक है, पेयर की बात कर रहा हूं मैं. और अगर तू ये वाला केस देखा, यहाँ पे भी मैक्सिमम नंबर ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स कितने बन रहे हैं तेरे? ठीक है, समझ में आ रहा है? सो दैट इज व्हाट आई मेंट हियर. ठीक है, ओके चलिए आइए
Okay, now listen to me. Now listen to me. Now listen to me. So we studied about orthogonal vectors. We studied about this that. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से हम लोगों ने ये चीज समझी. ठीक है. अभी देखिए, अभी हम बात करेंगे कि हमने जो जो वेक्टर्स अभी पढ़े हैं, ठीक है, उन वेक्टर्स का बेसिकली वेक्टर एल्जेब्रा. वेक्टर एल्जेब्रा मींस क्या होता है समझिए. वेक्टर एल्जेब्रा देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और इस पार्ट को हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे. समझिएगा एक बात को ध्यान से. सपोज इफ आई आस्क यू टू ऐड 2 kg राइस प्लस 5 kg व्हीट, तो आप अपना आंसर क्या दोगे? 7 kg. कॉम्बिनेशन मिक्सचर 7 kg का होगा. तो कोई खास बात नहीं, यू विल जस्ट रिलाई ऑन एल्जेब्रिक एडिशन, राइट. तो अगर मैं मास की बात करूं तो यू हैव टू जस्ट फॉलो एल्जेब्रिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन. ठीक है, और सब्ट्रैक्शन कोई खास बात नहीं है, अपने को समझ में आता है. और सब्ट्रैक्शन जैसे 2 kg राइस 5 kg राइस जोड़ो, 2 kg राइस 5 kg व्हीट, 2 kg राइस 5 kg पल्सेस जोड़ोगे तो 7 kg आएगा मिक्सचर. लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूं ऐड 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ईस्ट विथ 10 मीटर पर सेकेंड साउथ, तो अब प्रॉब्लम हो जाएगा. क्योंकि ये बिकॉज दे आर नाउ रिप्रेजेंटिंग 2 वेक्टर क्वांटिटीज, और वेक्टर क्वांटिटीज अगर मुझे जोड़ना है तो इनके साथ देयर इज एन इनहेरेंट सेंस ऑफ डायरेक्शन अटैच्ड. तो अगर डायरेक्शन है और मुझे इन्हें जोड़ना है तो मैं इसे जैसे सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन या सब्ट्रैक्शन करता था वैसे नहीं कर सकता. तो मुझे यहाँ पे जो रूल्स फॉलो करने हैं दे आर नोन एज रूल्स ऑफ वेक्टर एल्जेब्रा. रूल्स ऑफ वेक्टर एल्जेब्रा. तो मुझे रूल्स ऑफ वेक्टर एल्जेब्रा फॉलो करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द आंसर फॉर दिस. ठीक है, तो मुझे यहाँ पे वेक्टर एल्जेब्रा यूज करना पड़ेगा टू फाइंड आउट व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस. यहाँ पे मैं कुछ अच्छी बातें, जस्ट मैंने इसे इंट्रोडक्शन दिया है, कुछ अच्छी बातें यहाँ पे मैं आपको कल इनिशिएट करूंगा बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट अप्रोचिंग द एंड ऑफ दिस क्लास. तो अभी मैं आपको यहाँ पे छोटा सा एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा. सिंपल अपने दिमाग में वेक्टर एल्जेब्रा फिट रखो, बट वेक्टर एल्जेब्रा को समझने के लिए मुझे एक और कॉन्सेप्ट में बताने की जरूरत है. वो क्या है मैं अभी वो बताता हूँ पहले. ठीक है, दैट इज एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स. बहुत मजेदार, बहुत उम्दा. एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, समझिएगा इसे. एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स. ठीक है, सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, ये क्या होता है सर? एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, दिस इज द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स सर. यस, बट एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स को डिफाइन करने का एक स्टैंडर्ड तरीका है और हम वो स्टैंडर्ड तरीका समझेंगे. देखिए, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स निकालने के लिए पहला स्टेप है arrange the vectors either tail to tail और हेड टू हेड. आपको समझ में आया? मतलब जिन दो वेक्टर्स के बीच का मुझे एंगल निकालना है उन वेक्टर्स को मुझे टेल टू टेल या हेड टू हेड रख देना है. मतलब दोनों वेक्टर के टेल मिला देने हैं या दोनों वेक्टर्स के हेड मिला देने हैं. उसके बाद स्मॉलर ऑफ द एंगल बिटवीन देम निकालना है. स्मॉलर ऑफ द एंगल बिटवीन देम निकालना है. स्मॉलर ऑफ द एंगल बिटवीन देम मतलब यहाँ पे देम क्या है? देम इज द 2 वेक्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. स्मॉलर ऑफ द एंगल बिटवीन देम मुझे निकालना है. जो स्मॉलर ऑफ द एंगल बिटवीन देम होगा वही होगा हमारा एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स. वही होगा हमारा एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स. ओके, किसी को कुछ समझ नहीं आया? बहुत अच्छा. इधर देखो, फिर से बोलता हूं मैं. एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स निकालने का तरीका, आपको 2 वेक्टर्स को अरेंज करना है इस तरीके से
कि दोनों वेक्टर के टेल कोइंसाइड कर जाए या दोनों वेक्टर के हेड्स कोइंसाइड कर जाए। उसके बाद आपको उन दोनों वेक्टर के बीच का इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है, जो स्मॉलर एंगल है, वो निकालना है। तो जब आप वो निकालोगे, दैट विल बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्या मेरी बात समझ में आई है? अब मैं आपको इसको समझाता हूँ एक एग्जांपल के जरिए। सपोज मेरे पास एक वेक्टर है ऐसा और मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है ऐसा। समझना बेटा जी, है ना? ये देख इसका ये टेल है और इसका ये टेल है। बात समझ में आ रही है? सपोज इफ आई टेल यू that the angle between this angle is suppose 60 degree. So what will be the angle between these two vectors? Suppose this vector is B vector and this vector is A vector, and if I ask you what is the angle between the two vectors, look at the definition. Look at the definition, you will be able to understand. Good, Yashpal. Yashpal is right. देखो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स के लिए क्या बोला गया, प्लीज अपने रूल्स को पढ़ें। अभी आपने देखा था, क्या दो वेक्टर को टेल टू टेल या हेड टू हेड रखना है? क्या दो वेक्टर को टेल टू टेल या हेड टू हेड रखना है? लेट्स ट्राई टू डू इट टुगेदर। लेट्स ट्राई टू पुट बोथ द वेक्टर्स टेल टू टेल। अगर टेल टू टेल रखूंगा, सुनना, तो ये ए वेक्टर को मैं क्या कर सकता हूं, इसके लाइन ऑफ एक्शन, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, इसके लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग क्या इसको इस तरफ मैं शिफ्ट कर सकता हूं? तो इस तरफ जब मैं शिफ्ट करूंगा तो क्या ये सिचुएशन आ सकती है? ध्यान से देखना, मैं ऊपर बना रहा हूं, ये आ गया। और जो येलो वाला वेक्टर है उसको मैं अनटच्ड रखूंगा, तो येलो वाला वेक्टर मेरा ऐसा चला गया,